हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा विशाल 509 में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में आज एक नया नोटिस आया हुआ है वेबसाइट पर, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में। तो क्या सारी बात है, सारी जानकारी आपकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 अप्रैल 2022 आज ही की डेट का ये नोटिफिकेशन है और सबसे ऊपर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 टू डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 की पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो अमेंडमेंट है और कोरिजेंडम है, ये लेवल फर्स्ट की जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसके लिए आया हुआ है और इसका जो डेट ऑफ इशू है 7 अप्रैल 2022 है। इसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू द डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर RRC 1/2019 पब्लिश ऑन 23/2/2019। तो यहां पर 23/2/2019 को एक CN नंबर का RRC 1/2019 का एक नोटिस पब्लिश किया गया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, और उसके बाद 12/3/2019 को एक इसका कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट आया था। इसके बाद 15/3/2019 को यह प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट जो है कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट्स नंबर 2, जो कि 27 मार्च 2019 को प्रकाशित हुआ, और उसके बाद अगला जो आया वो 24 जनवरी 2022 को आया था। और ये जो 24 जनवरी 2022 वाला कोरिजेंडम था, इसमें लिखा गया था कि CBT 2 भी होगा रेलवे ग्रुप डी में, और यहाँ पर आपके CBT 1 को हटाकर यहाँ पर CBT 2 और CBT 1 दोनों किया गया था। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसके कारण स्टूडेंट को धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, और उसके बाद हाई लेवल कमेटी बिठाई गई थी, और उसके बाद फिर इसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि इन सभी को देखते हुए नेक्स्ट जो कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 जो है वो निकाला गया है, और ये वाला जो है ये नंबर 4 का अमेंडमेंट और कोरिजेंडम है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3 जो पब्लिश किया गया था 24 जनवरी 2022 को, उसे कैंसिल कर दिया गया है, और बाकी के जो आल कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट थे उन सभी को विथड्रॉन कर दिया है, और उनकी इस स्थान पर नया कोरिजेंडम आया है, जिसमें लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें अब लागू होगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, देयर विल बी ओनली सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर कंडक्टिंग CN RRC 1/2019। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ओनली एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद फॉलोइंग चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो सीरियल नंबर 2.1 का जो पैरा 8.4 है, इसमें EWS के बारे में लिखा गया था। तो सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जो EWS का जो सर्टिफिकेट था वो पहले इन्होंने कहा था कि 12/4/2019 से पहले पहले का होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले पहले का होना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जो EWS का जो सर्टिफिकेट है वो नोटिफिकेशन के बाद का भी मान्य हो जाएगा, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उस तारीख से पहले का बना होना चाहिए। यानी कि EWS वाले कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि EWS वाले कैंडिडेट को अब यहाँ पर EWS में ही रखा जाएगा। उनका जो EWS का सर्टिफिकेट है उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, अगर आपका बाद का भी बना हुआ है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया है इसके बारे में हम बता दें कि यहाँ पर लिखा, पहले जो कोरिजेंडम आया था उसमें लिखा गया था कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क फॉर मल्टी सीजन पेपर्स फॉर डिटेल CN नंबर 1/2019। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क के बारे में दूसरे पॉइंट में बात की गई है। तो इसमें क्या चेंजेस किया गया है, तो इसमें जो लिखा गया है, इसमें लिखा है कि इन CBT द एग्जामिनेशन में हैव टू बी कंडक्ट इन मल्टीपल सीजन या शिफ्ट। फॉर दिस मल्टी सीजन पेपर द परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी यूज्ड। तो यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन है वो किया जाएगा। पहले जो था वो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दूसरा था, और अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होने वाला है। तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो है इसमें भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, और NTPC की जो वैकेंसी है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन जो है वो परसेंटाइल बेस ही होने वाला है। इसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखा गया था कि जो
सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे वो 1.05 गुना जो कैंडिडेट है वो इसके लिए वेरीफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है जो सीबीटी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करेंगे और उसके बाद जो पीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, उन सभी कैंडिडेट को फिजिकल होने के बाद यहाँ पर 1.05 गुना यानी कि 100 की जगह 105 लड़कों को, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 105% कैंडिडेट को या 1.05 गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है और इसे चेंज करके क्या कर दिया गया है कि अब 1.1 गुना कैंडिडेट को ही वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखा हुआ देख सकते हैं, तो इसमें लिखा गया है कि जितनी पोस्टें रहेगी उतने ही यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पीईटी, मतलब कि कैंडिडेट जो भी फिजिकल पास कर लेते हैं उसके बाद द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेल हेंस फॉर बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। तो जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि इन केस शॉर्टफॉल इन इम्पेलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स और अदर एजेंसी आरआरबी आरआरसी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है अगर शॉर्टफॉल होता है, कैंडिडेट उनको कम मिलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, तो इसके बाद उनको यह अधिकार रहेगा कि वो नीचे वाले जो कैंडिडेट है मेरिट में, उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन और मेडिकल जो किया जाएगा वो 1 गुना का ही किया जाएगा और उसके बाद अगर उनके वेटिंग लिस्ट लेनी होगी तो वो वापस से जो कैंडिडेट है उनको बुलाएंगे और उनका वेरिफिकेशन भी करवाएंगे अलग से और मेडिकल भी करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, नेक्स्ट लिखा है थर्ड सेंटेंस में कि इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग सेम मार्क द मेरिट पोजीशन शाल बी डिटरमिनाइड बाय एज क्राइटेरिया। तो पहले जो नियम था उसमें ये लिखा था कि अगर कैंडिडेट के सेम मार्क आते हैं या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के समान नंबर आते हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसमें, तो जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी उसे रखा जाएगा। और अब जो लिखा गया है उसमें लिखा है कि इन केस ऑफ 2 और मोर सिक्योरिंग सेम नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्केल कोड्स द मेरिट पोजीशन शेल बी डिटरमिनाइड बाय एज क्राइटेरिया। जैसे ओल्डर पर्सन जो है उसे हायर मेरिट में रखा जाएगा और जिसकी एज कम है उसे नीचे रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो इसके बाद लिखा है नेक्स्ट पॉइंट जो है 2.4 नंबर का, इसमें जो लिखा गया है इसके बारे में लिखा है कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पेरलमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एजेंसी आरआरबी या आरआरसी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज्ड। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट था उसके लिए यहाँ पर पहले क्या करते थे कि जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता था उन कैंडिडेट को डायरेक्ट स्टैंड बाय लिस्ट तैयार की जाती थी और उन कैंडिडेट को बुला लिया जाता था। लेकिन अब जो है अब आरआरबी को यह अधिकार होगा, आरआरसी को यह अधिकार होगा कि वो उन्हें बुला भी सकते हैं और नहीं भी बुला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें लिखा गया है कि जो पोस्ट पैरामीटर्स थे उसके बारे में यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो था उसे चेंज कर दिया गया था। तो अब जो है उस मेडिकल स्टैंडर्ड को पहले जैसा ही कर दिया गया है, जो कि पहले जो आरआरसी 1/2019 का पहले जो मेडिकल में चेंज कर दिया गया था 24 जनवरी वाले ऑप्शन में, उस मेडिकल को वापस से उन्होंने हटा दिया है और जो पहले वैकेंसी निकली थी और उस टाइम जो मेडिकल था वही मेडिकल यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है उस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया है और इसे पॉइंट्समैन नाम कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि अनेक्सस ए जो था उसकी जगह यहाँ पर अनेक्सर A1 वाले को यहाँ पर काम में लिया जाएगा। और इसके बाद जो है वो लिखा है 5 नंबर में कि ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द CN नंबर RRC 1/2019 विल रिमेन अनचेंज। तो बाकी की जो टर्म एंड कंडीशन है वो कुछ भी चेंज नहीं हुई है। इसके बाद इसके नीचे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर दिया गया है जिसमें कि लिखा गया है कि किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कौन सी
मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए C1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, असिस्टेंट ब्रिज के लिए B1 रहेगा, असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन के लिए भी B1 रहेगा, असिस्टेंट डिपो स्टोर के लिए C1 रहेगा, असिस्टेंट लोको शेड और असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल डीजल और असिस्टेंट ऑपरेशन इन तीनों के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। पॉइंट्समैन के लिए A2 रहेगा, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए B1 रहेगा, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए A3, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC के लिए B1 और TRD के लिए B1, असिस्टेंट वर्क के लिए C1, असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए भी C1 और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी C1। इसके बाद ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है उसके लिए B1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो सेम रहेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज की जो नोटिफिकेशन है इसमें RRB भोपाल की वेबसाइट पर यह अपडेट आ गया है, तो आप इसे देख सकते हैं और आपको वीडियो भी समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ के बारे में यह नोटिफिकेशन आया है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी कैंडिडेट को यह जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।